सारी समस्याओं को खाली समस्या कह के छोड़ देना या ये बता देना, उससे बात नहीं बनती, क्योंकि समस्या का समाधान जेब में होना चाहिए। अगर समस्या का समाधान नहीं है तो समस्या बताने का कोई फायदा नहीं है। वो डर पैदा करेगी, वो मायूसी पैदा करेगी, वो नाउम्मीदी पैदा करेगी, कोई फायदा नहीं उसका। इससे बेहतर है समस्या ना बताई जाए, मंचों से ऐसे भाषण ना दिए जाए जिनका समाधान ना हो या ना दे सकता हो या ना लेके आया हो। वो सिर्फ मायूसी फैलाते हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं, नकारात्मक माहौल पैदा करते हैं, मायूस हो जाते हैं लोग, थोड़ा बहुत हिम्मत आती है वो टूट जाती है, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ समन संघ में समाधान पहले रख के चलते हैं जेब में, तब हम डिस्कस करते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे है। इन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो एकमात्र है कि हमको इकट्ठा होना चाहिए, हमको एक साथ आना चाहिए, और एक साथ आए हुए लोगों को कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात बिल्कुल पक्का है। संख्या में ज्यादा है और एक साथ हैं तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। संख्या में ज्यादा वाले लोग मांगते थोड़ी, वो तो देते हैं, वो तो दाता होते हैं। अगर टूटे रहेंगे तो भिखारी रहेंगे। इसकी नया समाचार जो लेटेस्ट है इस समय चल रहा है वो है कि जंतर मंतर पर जैन जी दोबारा से आ गए और वो इकट्ठा होना शुरू हो गए, वहां धरना शुरू हो गया। और इस बार जो धरने की डिमांड है वो होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर ने बच्चों को आश्वासन दिया था कि एफआईआर नहीं होगी, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, पर घर से बच्चे उठाए जा रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है। पैलेट गन के लिए मना कर दिया गवर्नमेंट ने लोकसभा में, पर पैलेट गन प्रूव होती है कि बच्चों पे हुआ, तो वो कह रहे हैं किसने आदेश दिए बच्चों पे गोली चलाने के, और AK-47 भी चली है और डंडे से बहुत बुरी तरह से मारा है, तो धमकाया भी है बच्चों को, पिटाइयाँ भी हुई हैं। तो वो दोबारा से वापस आ गए और होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। कुछ लोग आगे भी इस्तीफा मांग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी। ये शुरू हुआ है जो जंतर मंतर पर हुआ है। अगर हम आंदोलन का, जो भारत में आंदोलन होते हैं या दुनिया का, तो इतनी जानकारी मुझे है नहीं क्योंकि मैं दुनिया के आंदोलनों का अध्ययन नहीं किया, पर भारत में जो आंदोलन है अगर आप ध्यान से आंदोलन देखोगे तो आप ये पाओगे कि आंदोलन की रूपरेखा बनाते हैं कुछ लोग, आंदोलन के लिए कंटेंट लेके आते हैं, मसाला लेके आते हैं कुछ लोग जमीन तैयार करते हैं, वो अकेले चलते हैं, दो चार लोग एक आध और चलते हैं और मूवमेंट बनती है। और मूवमेंट बनने के बाद जब आंदोलन आंदोलन का फल आता है, सत्ता परिवर्तन का या सत्ता का या जो भी है, वो किसी और के पास चला जाता है। मतलब आंदोलन करने वाले लोगों को वो फल नहीं मिलता। आप कोई सा भी आंदोलन उठा के देख लो, अगर आप देखोगे कि भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन है तो उसको गांधी के नाम से लीड किया गया, और गांधी को महात्मा बना के साइड में कर दिया, और गांधी का सरनेम लगा के सत्ता कोई और ले गया। गांधी का सरनेम लगा के, मतलब जिसके बच्चे गांधी थे, ओरिजिनल थे, उसका तो कोई आता पता है नहीं, पर कोई और ले गया, अपना सरनेम छोड़ दिया और गांधी का सरनेम लगा के ले गए। लोगों को पता ही नहीं कि आंदोलन कौन चला रहा था और ले कौन गया। इधर आप देखो कि साहब काशीराम जी ने आंदोलन चलाया, और साहब काशीराम जी के परिवार वो तो कहाँ हैं, आंदोलन कोई और ले गया, उनके जीते जी उनकी आंखों की निगाह से आंदोलन कोई और ले गया, जबकि सारी भागदौड़ साहब काशीराम जी ने की। बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया और आंदोलन को लेके कोई और चला गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया वो तो बहुत बुरी तरीके से। इधर जो अभी लेटेस्ट आंदोलन चल रहा है, पुराने आंदोलन की भी यही रूपरेखा है। और जो यहाँ जंतर मंतर पे हुआ था एक अन्ना का प्रदर्शन, वो अन्ना ने किया, अन्ना के नाम से हुआ, पर उसको कोई और लेके चला गया। वैसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि संविधान का जो आंदोलन है कि संविधान खतरे में है, या संविधान हमारा नेता है, या संविधान भारत में लागू होना चाहिए, या संविधान की मान्यता नहीं है, या संविधान के बारे में जो भी बात चल रही है, इसको मामसेफ की धड़े ने स्टार्ट किया। PPI पार्टी है उनकी, और वामसेफ का धड़, जिसको बोरकर के नाम से जानते हैं, VD बोरकर। और उन्होंने जन जागृति फैलाई चारों तरफ संविधान को, और भी कई लोगों ने संविधान को बांटा पड़ा, संविधान को खूब फैलाया, पर संविधान को हाथ में लेके कोई और चला गया, और उनका संविधान का मुद्दा जो उन्होंने जमाया, उन्होंने पकाया, कोई और लेके चला गया। वैसे ही ईवीएम का आंदोलन आप देखोगे तो ईवीएम का आंदोलन वामसेफ के दूसरे धड़े ने चलाया, वामन मेश्राम ने, और जगह जगह बहुत रैलियां की, खूब सरकार को उल्टा सीधा कहा, लोगों को खूब चकाया, खूब धरने प्रदर्शन हुए, खूब हुए, पर ईवीएम का मुद्दा कोई और लेके जा रहा है। आने वाले समय में आएगा वो, बिना उसके बाद बनेगी नहीं, पर वो उनके नाम से नहीं जाना जाएगा कि उन्होंने आरंभ किया था या नहीं किया था।
जितने भी समण एक्टिविस्ट हैं, खास तौर से वो समण जो अम्बेडकराइट हैं, बुद्धिस्ट हैं, ज्योतिबा फुले वाले लोग हैं, वो लोग अधिकतर एक्टिविस्ट रहे हैं और वो एक एक इक्का 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 दुक्का दुक्का जंतर मंतर पे, रैलियों में खूब संघर्ष, सरकार से पंगा लेते हैं, खूब बोलते हैं सरकार, खूब, उनके नुकसान भी होते हैं, पर वो अलग अलग जगह खूब बोलते हैं। और उन्होंने जमीन तैयार की पूरे पूरे आंदोलन के लिए, एक एक जानकारी देके, और बहुत पैसे दे रहे हैं, और अपनी कॉस्ट पे दे रहे हैं, अपने पैसे पे दे रहे हैं, अपने रिस्क पे दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उनके पीछे कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई अप्रोच हो। ये जो यूथ का मुद्दा है, यूथों को जो संभाल के रखता है, और जो यूथों को, जितने भी यूथ है, नौजवान है, उनको इकट्ठा कर रहा है, वो जाता है चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के पास। वही लड़का और लड़कों को ले लेके घूम रहा है, फिर रहा है, जैन जी जिनको बोलते हैं, जैन जी उसी के पास हैं। और यहाँ भी जो आंदोलन हुआ था उसमें उसने समर्थन दिया था, सारे जैन जी आए थे, अम्बेडकर राइट वाले मूवमेंट चली, फिर उसके बाद वो साइड हो गया। और भी ऐसे केस हैं, बहुत सारे केस ऐसे हैं, जबकि आंदोलन कोई और करता है, छोटे मोटे बड़े आंदोलन, और उसका लाभ कोई और ले जाता है। और अब ये सारा जो आंदोलन है, इसका लाभ कोई और लेके जाएगा, जो आपके हाथ में नहीं, आपकी इच्छा में नहीं, आपको दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों होने दिया जाता है? आप अगर देखोगे, इतने सारे एक्टिविस्ट काम करते हैं, इतने सारे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, पर एक कारण सिर्फ इनका है कि ये लोग इकट्ठे नहीं है, ये एक दूसरे के विरुद्ध है। इनके जो काम है, जो ये मेहनत करते हैं, जमीन तैयार करते हैं, मतलब इनको पता नहीं चलता, इनकी नाक के नीचे से कोई और ले जाता है, पर ये एक दूसरे के विरुद्ध में इतने उलझे हुए हैं, इतने उलझे हुए हैं कि इनके मुद्दे इनके हाथ से निकल जाए, उसकी ना चिंता नहीं है, पर कोई इनका भाई दूसरा आगे ना बढ़ जाए। और सारे मिलके आगे बढ़ने की इनको समझ नहीं है, सारे मिलके आगे बढ़ने की इनको तमीज नहीं है, सारे मिलके आगे बढ़ने का, कोई एक व्यक्ति आगे बढ़े, दो बढ़े, वो इनको स्वीकार नहीं है, सबको राष्ट्र प्रधानमंत्री बनना है। यही कारण है कि सारे आंदोलन, सारे मुद्दे जितने भी हैं, वो समणों के प्रोटेस्टर्स के हैं, सारे समणों के प्रोटेस्टर्स के हैं। बाकी लोग बाद में आते हैं, जब जमीन तैयार हो जाती है, घर तैयार हो जाता है, उस पर ताला लगाने के लिए, उस पर नेम प्लेट लगाने के लिए। पर नींव में खुद के जमीन खोद खोद के, एक एक ईंट रख रख के यही तैयार करते हैं घर, और फिर घर किसी और को हो जाता है, और इनको पता भी नहीं चलता कि इनका घर तैयार होकर कोई और ले गया, पता ही नहीं चलता इनको। मूवमेंट में कौन लोग हैं, कितने समण आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, पता ही नहीं है, बिकॉज कि वो इकट्ठे नहीं है, और इकट्ठे होने की उनको कोई जरूरत भी नहीं है, समझ भी नहीं है। बेशक वो 1000 साल तक ऐसे ही अलग अलग काम करते करते मर जाएंगे। यही कारण है, यही कारण है कि इनका फायदा या तो ए ले जाता है, या बी ले जाता है, या सी ले जाता है, पर इन तक नहीं पहुंचता। और इनको दुश्मनी इतनी जबरदस्त है कि ए ले जाओ तो फर्क नहीं पड़ता, बी ले जाओ तो फर्क नहीं पड़ता, सी ले जाओ तो फर्क नहीं पड़ता, पर दुश्मनी बरकरार रहे, और आपस में कभी मिलके बैठ के उठ के बात नहीं करनी। जितने आंदोलन समण करते हैं, खासतौर से अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट और कबीर वाले और गुरु रविदास वाले और गुरु घरीदास वाले और गुरु अर्जन ठाकुर वाले, जितने भी ये लोग हैं, ये समण वो हैं जो सालों से एक्टिविस्ट हैं और सालों से काम करते आ रहे हैं, और दिन रात काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। हर संडे बिजी रहते हैं, हर संडे कोई ना कोई मीटिंग, हर संडे कहीं ना कहीं आना, हर संडे कहीं कहीं जाना, पर इतनी समझ नहीं है कि एक साथ कहीं एक चीज पर चलाएं। सब आपस में एक दूसरे के विरुद्ध में उलझे हुए हैं, छोटे छोटे कारण जो हम रोज बताते हैं। और ऐसी कोई समझ उनको आएगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में असंभव तो कुछ है नहीं। पर सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या आए, मतलब जो कुछ है ही नहीं, तो लुटा के आए तो क्या आए होश में, कोई उसको होश में आना तो बोलते नहीं। मरता हुआ आदमी अगर समझदारी की बात करे तो उसको समझदारी नहीं कहते, उसे तो मरने में थोड़ा सा कष्ट कम हो इसलिए वो सच बोलता है उस समय। हाँ, हमसे गलती हो गई, हमको छोटा बन जाना चाहिए था, हमको माफी मांग लेनी चाहिए थी, हमको जाना चाहिए था दुनिया में कौन बड़ा है कौन छोटा है, और अहम है, ईगो है, ये छोड़ देना चाहिए। मतलब जाते मरते मरते उपदेश याद आता है, पर पूरी जिंदगी याद नहीं आता। शरीर में जब तक थोड़ी सी जान रहे, हड्डियों में मांस चिपका रहे और खड़ा हो सकता हो, तब तक अकड़ा ही रहेगा, मानेगा नहीं। ये सारी समस्याएं हैं, पर समस्याओं को समस्या कहने से तो कोई समाधान है नहीं। हम समस्या गाएं, समस्या तो सब जानते ही हैं, मैं तो सिर्फ बताता हूं कि भाई ये आप देख लो, मंथन कर लो, इसके बाद भी चर्चा कर लेंगे हम, क्योंकि जैसे मेरा कंसेप्ट खत्म होगा, इस बात पर चर्चा कर लेंगे कि आंदोलन कोई और करता है और फल कोई और खाता है, तो ऐसे आंदोलन का फायदा क्या। पर इन सारी समस्याओं को खाली समस्या कह के छोड़ देना या ये बता देना, उससे बात नहीं बनती, क्योंकि समस्या का समाधान जेब में होना चाहिए। अगर समस्या का समाधान नहीं है तो समस्या बताने का कोई फायदा नहीं है, वो डर पैदा करेगी, वो मायूसी पैदा करेगी, वो नाउमीदी पैदा करेगी, कोई फायदा नहीं उसका बताना। इससे बेहतर है समस्या ना बताई जाए, मंचों से ऐसे भाषण ना दिए जाए जिनका समाधान ना हो, या ना दे सकता हो, या ना लेके आया हो। वो सिर्फ मायूसी फैलाते हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं, नकारात्मक माहौल पैदा करते हैं, मायूस हो जाते हैं लोग, थोड़ा बहुत हिम्मत आती है वो भी टूट जाती है, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ समन संघ में समाधान पहले रख के चलते हैं हम जेब में,
तब हम डिस्कस करते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे है। इन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो एकमात्र है कि हमको इकट्ठा होना चाहिए, हमको एक साथ आना चाहिए। और एक साथ आए हुए लोगों को कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। संख्या में ज्यादा है और एक साथ हैं तो आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। संख्या में ज्यादा वाले लोग मांगते थोड़ी हैं, वो तो देते हैं, वो तो दाता होते हैं। अलग अलग टूटे रहेंगे तो भिखारी रहेंगे, याचक रहेंगे, पर एक साथ रहेंगे तो देवता बन जाएंगे, देवी बन जाएंगे। इकट्ठे रहेंगे तो पावर हो जाएगी। तो समाधान इसका बहुत सिंपल सा, समन संघ लगातार लगातार बता रहा है कि ये जो जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं में जो भी कारण थे वो कारण सारे के सारे 10 गोल्डन नियम में खत्म कर दिए गए। और हम इस पे बहस कर सकते हैं आसानी से। कोई भी अगर नया साथी है, कोई पहली बार मिला है, तो बहस कर सकता है कि 10 गोल्डन नियम से कैसे हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि चंदा चोरी का मामला बहुत तेजी से चल रहा है। चंदा इकट्ठा होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ना होगी तो क्रिएट कर लो, नहीं तो भ्रम फैला दो। मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, सच झूठ कुछ भी है, पर धुआं उठ रहा है। यानी चंदा है तो धुआं उठ रहा है। और अगर जलावन है तो आग लगेगी तो धुआं उठेगा। पर अगर जलावन ही ना हो, लकड़ी ना हो, जलाने के लिए कुछ हो ही ना, तो आग ही ना लगे तो धुआं कहां से उठे। तो उसका परमानेंट समाधान किया गया कि भाई समन संघ चंदा नहीं लेता। इससे बहुत बड़े बड़े फायदे हुए हमें। एक सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि कोई पर्ची नहीं हमारे पास काटने के लिए है, कोई रसीद बुक नहीं, हम कोई चंदा कलेक्ट नहीं कराते। तो चंदा कलेक्टर जो होते हैं, जो चंदा की पर्ची लेके जाते हैं, कई बार वो डुप्लीकेट भी छपवा लेते हैं। मतलब जैसी बहुत जल्द सस्ती छप जाती है आजकल, तो कंप्यूटर से प्रिंटर ऐसे निकाल देता है यूं ही। मतलब प्रिंटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक 10,000 रुपये का प्रिंटर खरीदो और जितनी चाहो उतनी चेक बुक, जितनी चाहो उतनी रसीद बुक निकाल लो उसी सेम पेपर को। तो डुप्लीकेट बना लेगा। 5,000 लेके आएगा तो 500 लिखेगा, या दो चार पन्ने बीच में गायब कर देगा, या कहेगा चोरी हो गई, मिला नहीं। ये बहुत तरीके हैं क्योंकि भूखे लोग हैं। मतलब कुछ है नहीं, रोजगार रोजगार है नहीं, पैसे वैसे है नहीं। तो कहीं से 5-7 हजार 10,000 रुपया कहीं चंदा इकट्ठा होता है तो घर का खर्च चलाना होता है, अपना खर्च चलाना होता है, तो चंदे में से ले लेता है। तो हमारी तो मजबूरी है। पर जिनके पास में अथाह पैसा है वो भी गायब कर देते हैं चंदा। जिनके पास में पैसे का कहीं भंडार का पता ही नहीं कि 1,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 1 लाख करोड़ है, वो भी चंदे में से गायब। मतलब उनकी उनकी गायब करने की क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। 1,000-2,000 रुपये तो क्या गायब करेंगे, पर वो 200-400-500 करोड़ गायब कर देते हैं, 1,000-2,000 करोड़ गायब कर देते हैं। तो ना बजेगा, ना रहेगी, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस। जब बांस नहीं रहेगा तो बांसुरी बजेगी कहाँ से, बनेगी नहीं, बात ही खत्म हो गई। इसलिए ये जो नियम है कि चंदा कभी नहीं, ये गोल्डन नियम है। इससे पैसे के लेन देन पे समन संघ के ऊपर कभी भी कोई भी आरोप नहीं लग सकता। कोई व्यक्ति व्यक्ति पे लगाना चाहे तो लगा दे। व्यक्ति पे भी क्या लगाएगा, क्योंकि दूसरा जो हमने देखा कि बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो किताब बना के बेचती हैं, खासतौर से बांध अपना खर्चा निकालने के लिए। स्पष्ट है, कोई इसमें छुपा हुई बात नहीं है। क्योंकि जितने भी संगठन हैं वो अपने नाम से प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, क्योंकि उनको कोई लाइसेंस फीस नहीं लेनी पड़ती। वो भगवान के नाम पे, भक्ति के नाम पे, गुरु के नाम पे शैम्पू साबुन, ये क्योंकि भक्त आ रहे हैं। भक्त आ रहे हैं तो भक्त जब कहते हैं कि अरे गुरु जी के आश्रम से हम ये ले आए, गुरु जी के आश्रम से वो ले आए, अब वो शैम्पू ऑर्गेनिक कह के कुछ भी कह के जो बाहर 1,000 का मिलता है वो वहाँ 1,200 का मिल जाता है, पर गुरु जी के नाम पे ले आते हैं। जो 300 रुपये कहीं का कोई आइटम होती है वो वहाँ 350 की भी चल जाती है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि विश्वास है, लोग दुकानदार से नहीं खरीद रहे हैं, लोग गुरु जी के आश्रम से खरीद रहे हैं। और खरीद रहे हैं तो श्रद्धा के साथ खरीद रहे हैं। और वो ये मान चलते हैं कि अगर गुरु जी 100-200 फालतू ले भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमने गुरु जी को दान दिया, हमारा योगदान है। ऐसा फिर वो मोल भाव नहीं होता। श्रद्धा में काय का मोल भाव होता है। तो ऐसा कई संगठनों ने किताब बनाई, बेची। किताब सस्ते छप जाती है पर उसमें आमदनी होती है ज़्यादा, क्योंकि किताबों के बहुत हाई रेट हैं भारत के अंदर ना। अगर प्रिंटिंग मिला के सब कुछ मिला के कोई किताब 50 रुपये की पड़ती है तो वो 200 रुपये की छापते हैं, उसको 200 रुपये की बेचते हैं। तो बहुत सारे जो संगठन है वो किताब बेचकर अपना पैसा इकट्ठा करते हैं या चंदे से करते हैं। दो आमदनी उनकी है। पर समन संघ चूंकि इस बात को जानता है, इसका अनुभव है, तो उसको भी मना कर दिया कि नहीं भाई, समन संघ में जो चाहे वो व्यक्ति समन संघ की किसी भी सामग्री को हूबहू छाप सकता है, बेच सकता है, फ्री बांट सकता है, जैसे चाहे वैसे करे, अपनी मर्जी करे। पर आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 40 रुपए में कोई समन संघ ग्रंथ बेच रहा है और उसके मुकाबले को 30 का बेचना है तो बेच दे। और कोई अगर 50 का बेचना चाहे तो 50 का ले ले। तो खरीदने वाला जाने, लेने वाला जाने, इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। खूब मोल भाव करके लीजिए, खूब देख के लीजिए, जहां सस्ता मिले वहां लीजिए, जहां महंगा मिले वहां लीजिए। लेना है पर या अपना छापिए, अपना बनाइए, जो भी आइटम बनाना चाहें, जैसी आइटम बनाना चाहें, चाहे मग है, चाहे कप है, चाहे बैग है, चाहे टोपी है, चाहे बिल्ला है, चाहे टी शर्ट है, चाहे पैंट है, चाहे झंडा है, चाहे बहुत सारी आइटम है, या पोस्टर है, जो चाहे वो। तो झगड़ा भी खत्म कर दिया। कई लोग उठाने की कोशिश भी करते हैं तो कहते हैं भाई तुम बना लो। स्पष्ट बोल देते हैं भाई तुम बना लो और सस्ते में बेच दो। और क्या कर सकते हैं।
तुमको लगता है कि ये 3 रुपये महंगी आइटम बिक रही है तो तुम 3 रुपये सस्ती दो ना, देते क्यों नहीं हो उसको? कहने से बात नहीं बनेगी। तो वो कॉलम भी खत्म कर दिया। मतलब आप फ्री हैं, सारे संगी फ्री हैं, खरीदने के लिए भी, बनाने के लिए भी, बेचने के लिए भी। तो बात ही खत्म हो गई। और ये हमारा एक गोल्डन नियम है कि हमारा अकाउंट कभी नहीं होगा। तो ये भी बात खत्म कर दी हमने कि अकाउंट होगा तो अकाउंट होल्डर भी होगा, और अकाउंट होल्डर होगा, अकाउंट जिसका होगा खाता, उस खातेदार का नाम भी होगा, तो खातेदार मालिक होगा, और वो मालिक होगा तो वो कुछ भी कर सकता है, और कहीं कोई भी बात हो सकती है, वो अथॉरिटी हो गया। तो ऐसी अथॉरिटी हमें चाहिए ही नहीं, ना हमें कोई मालिक चाहिए और ना हमें पैसा चाहिए, तो खाता ही नहीं है, यानी समझ संघ का खाता ही बनेगा, फिर भी काम चलता है। अपने अपने पैसे से आते हैं जाते हैं लोग, समझदार हैं, देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं, बड़े बड़े काम भी कर देते हैं, कोई बड़ा फंक्शन बड़ा काम है कर लेते हैं, ऑफिस भी मेंटेन हो रहे हैं, बाकी चीजें मेंटेन हो रही हैं, और भी मेंटेन होंगी, और बड़े बड़े काम भी होंगे। तो ऐसे ही होंगे और हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। इसलिए खाते वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया समन संघ ने। तो देखा भी बहुत ज्यादा पद और पोस्ट पे बड़े झगड़े होते हैं। आदमी पद पोस्ट लेता है तो अथॉरिटी लेता है तो फिर काम करना बंद कर देता है, तो कहता है अब तो तुम करो काम, अब हम अथॉरिटी, अब हम हिसाब लेंगे तुम्हारा, काम नहीं करेंगे। पर संघों में ऐसा चलता नहीं, क्योंकि संघों में अथॉरिटी काम करने की तो हो सकती है पर लोगों पर रूल करने की नहीं हो सकती है। काम का बंटवारा हो सकता है, काम की जिम्मेदारी हो सकती है, जिसके लिए कार्यपालक यहाँ है, और कार्यपालक काम को देखता है, काम को बांटता है, जिसको जो काम करना करे। पर संघ पे कोई दादागिरी नहीं कर सकता। संघ का डिसीजन ही कार्यपालक अप्लाई करता है, यानी कि संघ ने जो करने के लिए कह दिया वो कार्यपालक और कार्यपालक की टीम सब करेगी, और बाकी संघ को रिपोर्ट करेगी, और जब रिपोर्ट करेगी तो संघ जैसा आदेश करेगा वैसा करेगा। पर कार्यपालक खुद में सांघिक अधिकार नहीं रख सकता, वो सांघिक अधिकार का पालन कर सकता है, जैसे हमारा पार्लियामेंट में चलता है, जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है, संसद जो हमें रूल बना के देती है, जो राष्ट्रपति से पास होकर आता है, उस रूल को एजुकेटिव बॉडी उसको, और मंत्री भी उसको पालन करते हैं। मंत्री को नया नियम नहीं बना सकता, नियम का प्रस्ताव रख सकता है मंत्री भी। मतलब किसी मंत्रालय का मंत्री है और वो कोई अपने मंत्रालय में नियम बनाना चाहे, नहीं बना सकता, पास लोकसभा से कराना पड़ेगा, लोगों से कराना पड़ेगा बेसिकली। तब जाके वो उस नियम पे काम करने के लिए है कि नियम पे काम ठीक हो रहा है या नहीं, मतलब कार्यपालक है उसका, उसका किसी भी हालत में नियम बनाने वाला नहीं है। तो ये नियम भी बड़ा अच्छा है गोल्डन नियम का, कि भाई यहाँ कोई पद नहीं होता, यहाँ कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, यहाँ कोई मंच नहीं होती, यहाँ कोई माला नहीं होती, क्योंकि जिसके गले में माला डालोगे तो बाकी गले में क्या डालोगे, फिर तो भेदभाव हो जाएगा। जिसको मंच में बैठाओगे तो बाकी को कहाँ बैठाओगे, फिर तो भेदभाव हो जाएगा। पर संघ में तो भेदभाव होता नहीं, संघ में मैसेज पास होता है। मतलब आप कितने बड़े काम करने वाले हैं, उससे कम काम करने वाले को मैसेज दे सकते हैं, उसका काम का जो काम तय हुआ है संघ ने उसकी डायरेक्शन दे सकते हैं, उससे काम की रिपोर्ट ये ले सकते हैं। पर करेंगे वही जो सांघिक आदेश है। अगर संघ में आदेश पारित नहीं है तो कार्यपालक कुछ भी कहे, नीचे वाला व्यक्ति नहीं करेगा। वैसे तो कार्यपालक कहेगा भी नहीं, पर अगर वो कहता भी है, अपने जो उसके रूल है उन्हें तोड़ता भी है, जिसकी जिम्मेदारी वो देगा बाद में, तो नीचे वाले काम को डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि करेंगे वही जो हाउस से पास है। हाउस सबसे बड़ा, सबसे सुप्रीम है। इसलिए नया नियम है एक बढ़िया, संघादि से सबसे ऊपर, यानी जो संघ का आदेश है वही मानते हैं सब। कोई व्यक्ति संघादिशेष से ऊपर नहीं है, और संघादिशेष का मतलब है जो संघ आदेश करे। तो संघ आदेश करेगा उसको सब लोग मान लेंगे, कोई व्यक्ति आदेश करेगा उसको नहीं मानेंगे। व्यक्ति अपने नियम लेके आ सकते हैं, सोच के कई लोग लाते हैं, हमारा ये नियम है, हाउस उस पर डिसाइड करता है, तर्क वितर्क होता है, पास हो गया तो संघ का और फेल हो गया तो व्यक्ति का, ले जाओ अपना नियम, फिर दोबारा लेके आना है इसको मॉडिफाई करके, जैसा नियम हो जैसी बात हो। तो इतना बढ़िया नियम, इतनी बढ़िया चीज बनी हुई है संघ के अंदर, ताकि कोई होना। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं पूरे देश में, ये संघादिशेष दे रहे हैं किसी तरह। संघादिशेष तो उन्होंने पहले भी दिया था, जब इन्होंने वोट डाला था तो इन्होंने एक संघादेश दिया था कि तुम काम करोगे। वो आदेश दिया था कि तुम काम करोगे, यानी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव चुने, वो संघ के आदेश से चुने। पूरे भारत गणराज्य संघ ने आदेश दिया, पर संघ को नहीं पसंद आया उनका काम, तो संघ कह देता है तुम्हारा काम पसंद नहीं आया। और फिर भी बंदा ये कहे कि नहीं मैं तो पहले चुना गया था, तो भाई चुना तो लोगों ने था, तो लोगों से बड़ा तो कोई होता नहीं, यानी संघ से बड़ा कोई नहीं हो सकता। चुना हुआ व्यक्ति को भी 100 बार सोचना पड़ेगा कि वो संघ से बड़ा नहीं है। तो ये नियम भी बड़ा अच्छा है। सब सारे नियम वही हैं जो समन संघ में चलते थे। समन संघ के नियम, कुछ नियम, 4 नियम बुद्ध ने अपनाए, अपने संघ में लिए, जो भिक्षु संघ था। और बुद्ध के जो नियम थे, भिक्षु संघ के नियम थे, और जो समन संघ के नियम थे, उससे मिला के बाबा साहब ने सांघिक नियम लिए संविधान में। बाबा साहब ने कहा भी था कि मैंने बुद्ध से बड़ी प्रेरणा ली है, और वही सांघिक नियम है जो हमारे समन संघ में पहले से चले आ रहे हैं। उन्हीं से देश चलता है, उन्हीं से समन संघ चलता है, और बिल्कुल जेन्युइन चलता है। कोई ऐसा नहीं है कह कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यानी जिसको जो कहना है वो संघ में आगे कहो, कान में नहीं चलेगा, बंद कमरे में नहीं चलेगा, संघ के सामने चलेगा, लोगों के सामने चलेगा। बढ़िया नियम है। तो नियम है केवल समन। ये नियम सबसे जबरदस्त नियम है, सारे नियमों का आधार है। कारण क्या है, क्योंकि हम समणों के सुख, समणों के विकास और समणों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमको समणों का सुख, सुरक्षा और विकास चाहिए,
और ये सुख और सुरक्षा विकास है, ये इसका हनन कहाँ से हो रहा है? कौन हमारी सुरक्षा में खलल डाल रहा है? किसने हमको असुरक्षित कर दिया? कौन हमारे सुख को ले लेके चला गया? और कौन हमारे विकास को रोक के बैठा हुआ है? और जो रोक के बैठा हुआ है वो वमन है। तो अगर समणों के संग में वमन आ गया तो शिकायत किससे करोगे? मांगोगे क्या? लोगे क्या? बात किसकी करोगे? कैसे करोगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर काय का संघ है? फिर तो जैसे भारत गणराज्य संघ चलता है वो वाला संघ हो गया, क्योंकि भारत गणराज्य संघ में तो दोनों के हित संविधान देखता है, चाहे समण हो या वमन हो। पर भारतीय गणराज्य संघ के जो संविधान है उसके तहत में जो समणों के राइट्स हैं वो तो उन्हें मिले नहीं, और जो राइट्स हैं वो वमनों के पास हैं। तो ये जो संघ है ये संविधान को ये याद दिलाने के लिए है कि भाई हमारा राइट कहाँ है इसके अंदर, हमारे अधिकार कहाँ है इसके अंदर, हम जो समण है। इसलिए ये केवल समणों का संघ है, इसमें वमन की एंट्री नहीं हो सकती। मतलब कोई 1 लाख तर्क दे तो भी नियम ये कहता है कि ये समणों का संघ है। और अगर सारे के सारे समण भी मिल जाएं और वो संगादिशेष भी पास कर दें कि इसमें वमन भी आएगा, तो भी नहीं आ सकता, तो भी नहीं आ सकता। सारे के सारा, जैसे 7वां नियम है हमारा, संगादिशेष सबसे ऊपर, और संघ का आदेश है कि वमनों को लेके आना है, और 100 के 100% लोगों ने ये पास कर दिया जितने भी संघ में बैठे हुए, तो भी नहीं आ सकता, तो भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पहला नियम पूरे संघ का आधार है। पहला नियम, केवल समण पूरे समण संघ का आधार है। अगर आपने पहला नियम खींच लिया तो आधार निकल गया, तो बिल्डिंग गिर जाएगी, रुकेगी नहीं। तो वैसे तो संघाधिशेष के हिसाब से पास कर सकते हैं 100 के 100, पर ये गलती अगर कभी हुई तो पूरा संघ खत्म, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसका उदाहरण पहले भी है। पहले भी जो समणों के साथ में नुकसान हुआ है वो इसलिए हुआ है कि समण के साथ में वमन मिक्स हो गए। और जब भी किसी दूध में 2 बूंद नींबू के पड़ेंगे, विखंडन होना ही है, टुकड़े टुकड़े होना ही है, दूध का नुकसान होना ही है। फिर तुम उसका छेना वैना बनाते रहना, पनीर वनीर बनाते रहना, बाकी सब जितने भी समण है उनको छान के फेंक देना, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पहला जो नियम है, अगर कभी भविष्य में ऐसा हुआ कि 100 के 100% लोग आए, उन्होंने कहा जी हम तो बड़े लिबरल हैं, हम तो बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, और अब तो 70 साल हो गए, अब तो 100 साल हो गए, अब कैसा भेद है, अब क्या बात है, अब तो सब ठीक है, कभी 1000 साल हो गए, तो भी नहीं। उसके लिए भारतीय गणराज्य संघ है, समन संघ की आवश्यकता नहीं है। जहां वमनों का और समणों का दोनों का हित है, वो भारतीय गणराज्य संघ का संविधान है, उसमें जाओ। हम भी उसी में रहते हैं। जब देश की बात आती है उसी में रहते हैं हम, पर जब हमारी बात आती है तो हम समणों में हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए माइंड के अंदर, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो संघ में तफरी लेने के लिए, मनोरंजन करने के लिए आ जाते हैं। जी वमन से क्या मतलब है, वमन से ऐसा है, वमन से कई यहाँ बातें आई हैं कि कार में किसी का झगड़ा हुआ, वो बंदा मानता ही नहीं था, कह रहा जी वमन से, आखिर में उसको ये कहना पड़ा भाई तुझे वमन इतने पसंद है तो अपनी बेटी की शादी वमन से कर दे। अब वो चुप हो गया, वो गुस्से में आ गया, लड़ने बैठ गया, तुमने ऐसा कैसे कह दिया? अरे भाई तू इतनी देर से एडवोकेसी कर रहा है, मैंने कौन सा गलत कह दिया? ऐसा उन्होंने बताया मुझे, जिनकी वहां बहस हुई। पर हम इतने हार्ड उसमें नहीं जाते तर्क वितर्क में, पर जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। तो पूरी तरह से। और अभी जो हम परेशान हैं सबसे ज्यादा, और जो हमारी परेशानी का कारण है, जो हमको इकट्ठा नहीं होने दे रहा है, वो कारण है आज के समय की जाति। वो कारण है, क्योंकि टुकड़े जो हो रखे हैं वो जातियों के कारण हो रहे हैं। लोग जाति का अभ्यास कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि जाति क्या है और क्या नहीं है। लोग जाति के नाम पे आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, किसी को जाति बोल दो और उसकी जाति का रिकॉग्निशन नीचे कर रखा है सोसाइटी में। मतलब वैसे तो कहीं लिखित में है नहीं, सोसाइटी में नीचे कर रखा है। तो गुस्सा हो जाता है, हमको जाति कह दिया, हमको ऐसा कह दिया, वो कह दिया। और किसी को वमन बोल दो, किसी को ठाकुर बोल दो, किसी को क्षत्रिय बोल दो, किसी को बनिया बोल दो, तो वो खुश हो जाता है। हालांकि वो जात नहीं है। वमन, क्षत्रिय, ठाकुर, वैसे ये जात नहीं है, ये उनके वर्ग हैं। तो वर्गों के नाम ले दो। तो यहाँ जो हमारे जितने लोग हैं उनके मानसिक रूप से जो प्रताड़ना हो रही है, जो उनके माइंड बंद पड़े हुए हैं, दिमाग बंद पड़े हुए हैं, वो जाति के कारण पड़े हुए हैं। सुन्न हो जाते हैं जाति के नाम से। तो जाति के नाम से हम यहाँ अच्छी तरह से बताते हैं कि जाति क्या है, क्या है। और कितनी बार बताया हमने जाति का, फिर बता देते हैं। जाति काम का नाम है। और किसी से भी आप कह सकते हो कि भाई जब तक काम रहेगा जब तक जाति रहेगी। अभी तो जाति के नाम से 2 4 फायदे मिलते हैं, इसलिए लोग छोड़ते नहीं उसको, पर छोड़ देंगे, अब वो फायदे बंद से हो गए हैं। तो कोई भी काम का नाम है वो जाति है। पर हमारी जो पहचान है वो काम के नाम से नहीं है। जो काम छोड़ चुके हैं, अब दूसरा काम करते हैं, तो मास्टर जी बोलेंगे, प्रोफेसर बोलेंगे, गुरुजी बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे, इंजीनियर बोलेंगे, पुलिस वाला बोलेंगे, आईपीएस बोलेंगे, आईएएस बोलेंगे, पीसीएस बोलेंगे, मैनेजर बोलेंगे। ये काम के नाम है, आज के हिसाब से ये भी जात है। तो ये तो जात है, काम के नाम चलती है। हमारी जो पहचान है वो समण है। तो जात के नाम से अगर पहचान कोई कहता है तो उसको कहना चाहिए कि भाई ये मेरा काम का नाम है, पुराना कुछ होगा, कभी किसी ने किया या नहीं किया मुझे पता नहीं है, पर अभी मैं ये काम नहीं करता।
तो इसलिए अब ये मेरी पहचान नहीं है। वो कहेगा तुम्हारे तो सर्टिफिकेट में लिखी है, भाई सर्टिफिकेट में क्या क्या, सरकार बदलती नहीं। और हमको लाभ चाहिए क्योंकि हमारा राइट है लाभ का, हम बहुत दिनों से बिना लाभ के वंचित रहे हैं। तो हमको तो बैकलॉग चाहिए पूरा पूरा, बैकलॉग की तो बात ही नहीं करता कोई। कंपनसेशन जो शुरू से मिलना चाहिए उसकी तो बात ही नहीं करता कोई। और करे क्यों? जो देने वाले हैं वो देना नहीं चाहते, और जो लेने वाले हैं वो इकट्ठा नहीं होने चाहते, तो बात करे कौन? पर होगी बात कभी ना कभी, कंपनसेशन भी होगा। शुरू से लेकर आखिर तक जितना है वो मुआवजा मिलेगा, मिलेगा मिलेगा जब जब इकट्ठे होंगे पूरा मुआवजा मिलेगा। जमीन मिलेगी, जायदाद मिलेगी, कोठी मिलेगी, बंगला मिलेगी, पर तब जब इकट्ठे होंगे, बिना इकट्ठे हुए नहीं मिल सकते। संविधान नहीं देता बिना इकट्ठे हुए किसी वर्ग में। संविधान उन्हीं को देता है जो इकट्ठे होते हैं। ये जैन जी इकट्ठे हो रहे हैं सारे सारे, तो कुछ ले मरेंगे, ये इकट्ठे नहीं होंगे तो इन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इकट्ठे होने के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी और कैसे, हम कितनी जल्दी और कैसे इकट्ठे होते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो जात वाला काम है, इसको कहना चाहिए अरे भाई ये काम का नाम है। जब भी कहीं कोई जात का बात आए तो अपना लेटेस्ट काम का नाम बताना चाहिए। कोई रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं है। इसको दिमाग से अच्छी तरह से निकाल दें कि जातियां हमने बनाई हैं। ये किसी बाहर के व्यक्ति ने, जो वॉर्मर टाइप का व्यक्ति है उसने नहीं बनाई है। अगर वो बनाता तो अपनी बनाता कोई जाति, और सबसे ऊपर रखता, उनकी जातियां वातियां नहीं होती, उनकी वर्ग होते हैं। तो जातियां हमने बनाई हैं। भारत में हम ही लोग हैं जिन्होंने सारे काम किए हैं, हमारा ही भारत है। तो हम काम के नाम को जाति बोलते थे, क्योंकि जाति उत्पत्ति को बोलते हैं, जो काम हम उत्पन्न कर रहे हैं उसको जाति बोलते हैं। तो जातियां किसने बनाई? अगर कोई आदमी मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो कौन सा अमेरिका से आके कहेगा उसको कि भाई ये पॉटर है? वहाँ पॉटर बोलते हैं कुम्हार को, पॉटर, पॉट बनाने वाला। तो पॉटर ही बोलेगा ना उसको कि भाई पॉटर है ये। और पॉटर को वो कुम्हार थोड़ी बोलेगा, उसको कहेगा ही इज पॉटर, पॉटर बोलेगा उसको। तो वो पॉटर मतलब है बर्तन बनाने वाला है, उसको हम कुम्हार बोलते हैं यहाँ, बर्तन बनाने वाले को। खैर कुम्हार कौन? जो बर्तन जो बनाता है। तो उसके काम की पहचान है, उसका, उसकी काम की पहचान को उसकी परमानेंट पहचान नहीं कहना चाहिए हमको। और हमने बनाया है, हमने उसको कुम्हार कहा है क्योंकि वो कुंभ बनाता है। हमने उसको, तो नाम किसने दिया है? श्रमणों ने एक दूसरे को नाम दिया है। कोई आदमी है जो फूल माला तोड़ता है तो हमने उसको कहा है फूल माली, क्योंकि हमने नाम दिया है। बाहर के लोगों को क्या भाषा का पता है कि इसको फूल बोलते हैं, इसको माली बोलते हैं? हमने बोला है उसको क्या है क्या नहीं। कोई कोई व्यक्ति है जो उपदेश देता है तो उसको कहा ये उपदेशक है, इसको हमने आचार्य बोला, आचार्य हमने बोला है। कोई बाहर का शब्द थोड़ी आचार्य, यहाँ का शब्द है, पाली का शब्द है। हमने पैदा किया है ये सब, तो जातियां हमने बनाई है। तो इस बात को गर्व से कहना चाहिए कि काम के नाम हमने रखे, क्योंकि काम करने वाले हम हैं। तो अपने काम का नाम हम ही रखेंगे, कोई बाहर का थोड़ी रखेगा। तो काम के नाम को नीच ऊंच करना हमारा काम नहीं था, हमने नहीं किया। और ये बात तय है आज भी कि गंदा काम नीचा ही होता है। चाहे कोई गांधी, चाहे कोई सा भी कोई संत टाइप का व्यक्ति ये कहता हो कि सारे काम बराबर है, सारे काम बराबर है तो तू कर लेना सवाए काम। पूरी जिंदगी लगाना सारे काम बराबर है, तो काय को फिर जो क्या बोलते बैरिस्ट्री कर रहा है, काय को जो वकील बना घूम रहा है, काय को साउथ अफ्रीका में जा रहा है वहां बैरिस्ट्री करने के लिए? गंदा काम नहीं है तो इसी को कर लेता, यही कर ले। पर कहने की बातें हैं, गंदा काम गंदा ही होता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है, छोड़ दो, मरेगा मांस खाना छोड़ दो, मांस निकालना छोड़ दो, जूते बनाना छोड़ दो, चप्पल बनाना छोड़ दो, ये कपड़े धोना छोड़ दो, ये चमड़ा काटना छोड़ दो, जूते बनाना छोड़ दो, जूते गांठना छोड़ दो, मर ये लाश उठाना छोड़ दो, जलाना छोड़ दो। ये जितने भी सबसे ज्यादा गंदे काम थे रंगैया पहिया के, सब बाबा साहब ने कहा छोड़ दो। जो छोड़ गए वो आगे बढ़ गए, अब वो काम नहीं करते। जो नहीं छोड़े वो नीचे रह गए। वो तो जब मानोगे नहीं किसी की तो फिर ऐसे ही होगा। आज समर खूब चिल्लाता है बस सारे इकट्ठे हो जाओ, नहीं मानोगे तो मरेंगे, सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम मरेंगे तो हमें अफसोस नहीं रहेगा कि हमने प्रयास नहीं किया। और जो मरेंगे उनको अफसोस रहेगा कि बात मान लेते। तो अफसोस नहीं होना चाहिए, तो पहली बात मान लो, कोई समस्या नहीं है। ये हमारे गोल्डन नियम है। इन गोल्डन नियमों की गारंटी भी है। गारंटी है कि ये गोल्डन नियम कभी बदले नहीं जाएंगे, ये गोल्डन नियम कभी अमान्य नहीं होंगे, ये गोल्डन नियम कभी खत्म नहीं होंगे, ये ऐसे रहेंगे। इनकी गारंटी देता है। और इसमें एक गोल्डन नियम बड़ा खतरनाक है, जो इसमें 9वां नियम है, और वो है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। यानी कि आप राजनीतिक पार्टी से घात कर जाओ, वो फिर आपको बुला लेंगे। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से पाला बदल के कहीं चले जाओ, अभी चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश का, बंदर की तरह उछलते कूदते हुए इधर से उधर, इधर से उधर, जहां जिसको सीट मिले चले जाएं। कुछ नाराज होंगे, कुछ रोएंगे, कुछ नारे लगाएंगे, कुछ कुर्सी फोड़ेंगे, कुछ तोड़ेंगे, कुछ पैसे देंगे, कुछ लेंगे, सीटें सब अपनी अभी से सेटिंग होनी शुरू हो गई है। उनको सीट चाहिए, किसी भी पार्टी से मिल जाओ। मतलब ऐसे बहुत कैंडिडेट कह रहे हैं यार किसी से मिल जाओ पार्टी से, तो उनका कोई वजूद नहीं है, उनको टिकट चाहिए। तो ऐसे बहुत लोग हैं, और वो खूब घात करते हैं पार्टियों से, और फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर कहते हैं मुस्कुराते हुए अब ये हमारी पार्टी में फिर आ गए, अब हमने फिर ले लिया। भाई वहां घात की कोई कीमत नहीं है। कोई भी किसी भी पार्टी की पीठ में छुरा भौंको निकल जाओ, फिर दोबारा से हंसते मुस्कुराते जाओ। वो मौका परस्त आइटम है, वहां कोई वो नहीं चलती, कोई आइडियोलॉजी नहीं चलती वहां। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई व्यक्तित्व होना चाहिए कि जी इस पार्टी को तो सीखे मरेंगे तो इसमें जींगे तो इसमें नहीं। पार्टी आती जाती रहती है। वैसे ही बहुत सारे जो संगठन टाइप के लोग हैं उसमें टुकड़े कर लेते हैं, फिर दूसरे संगठन में खुद को चले जाते हैं। भाई मेरे को प्रधान बना दो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे को सेक्रेटरी बना दो तो मैं साथ हूँ, मेरे को ये बना दो तो मैं साथ हूँ। मतलब संगठन की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो जंप कर रहा है कहीं भी आ रहा जा रहा है, हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं बात कर रहे हैं। मतलब कोई अफसोस ही नहीं है कि ये बंदा जो कल तक इस आइडियोलॉजी पे पूरी तरह से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता था, आज उस आइडियोलॉजी के विरुद्ध में दूसरे संगठन में चला गया।
और फिर वहां भी गला फड़ रहा है और फिर भी तालियां पड़ रही हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये देश के अंदर ट्रेंड है, मतलब एक पार्टी से जीतता है और दूसरी पार्टी में जमकर जाता है जीतने के बाद, और लोग कुछ नहीं कहते, क्योंकि संघ घातक की माफी है वहां। वहां संघ घातक को, पार्टी घातक को कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं कहता, उसको स्वागत होता है, उसको तालियां पड़ती हैं, कहते बहुत बढ़िया हुए जी तुम आगे, फिर वो जमकर चला जाता है। पर संघ में नहीं है ऐसा। कितना ही काम करने वाला अच्छा हो, चाहे संघ के लिए जीवन मरण दे पूरी जिंदगी लगा दी हो, चाहे संघ के लिए कुछ भी किया हो, और अगर उसने संघात किया और संघात अगर हाउस में आया और हाउस में आने के बाद उससे बहस हुई और बहस होने के बाद वो पास हो गया, फिर वो संघ का दुश्मन है जीवन पर्यंत, उसकी पीढ़ियां भी याद रखी जाएंगी। क्योंकि वो जो संघात है, यहाँ जो लोग जो जुड़े होते हैं वो कोई पार्टी, कोई पैसा, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई चंदा, कोई प्रसिद्धि, इसके लिए नहीं आते हैं यहाँ। यहाँ अपना जीवन खपाने आते हैं क्योंकि हमारे समणों को सुख मिले, विकास मिले, सुरक्षा मिले, उसको लगाते हैं। तो हजारों लोगों का विश्वास होता है संघ। संघ एक व्यक्ति का, दो व्यक्ति का विश्वास नहीं होता, हजारों लोगों का विश्वास जब बनता है तब संघ बनता है। और आपने हजारों लोगों के संघ को लात मार दी, आपने सोसाइटी, और आप कह रहे हो कि हम समाज सेवी हैं। संघ में नियम है कि आपको नहीं पसंद अगर संघ, तो आप जा सकते हो, संघ मना नहीं करता, कहते जाइए। संघ को कह के जाना है तो कह के जाइए, और नहीं कह के जाना तो आपकी इच्छा, संघ को पता चल जाता कि आप चले गए। पर वापस भी आप आ सकते हो, वापस आने का नियम थोड़ा सा कठोर है। अगर आप वापस संघ में दोबारा आओगे तो आपको संघ के समक्ष पेश होना पड़ेगा और संघ आपसे पूछेगा कि आप गए क्यों थे। और अगर संघ सेटिस्फाइड हो गया आपके कारण से, तो संघ में आपकी वापसी हो सकती है। तो आने जाने के संघ में नियम खुले हुए हैं। उसके बाद भी अगर कोई संघात करे और कारण ना बताए, और कारण बताए और हाउस उसको ना माने, तो वो तो सीधा सीधा इतने सारे लोगों का, भविष्य के लोगों का, भविष्य के समूहों के साथ संघात है। और वो ऐसा व्यक्ति अगर संघ में बना रहेगा ये सोच के कि जी दो लोग कम ना हो जाए, एक लोग कम ना हो जाए, वो तो कभी भी कुछ भी करा देगा संघ में। संघ की इंफॉर्मेशन लीक कर देगा, बेच आएगा, मुखबरी कर देगा, अफवाह फैला देगा, संघ के अच्छे कार्यकर्ता को डिमोलिश करेगा, तोड़ेगा। इसलिए संघ से खेलने नहीं दिया जाता, किसी को खेल नहीं सकते आप संघ से। आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा से आए हैं, रूल देखो अपना, देखो ये संघ कर सकता है नहीं कर सकता है, आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये सुरक्षा दे रहा है, आपको लगे ये सुरक्षा देगा, आपको लगता है कि जो कह रहा है वो ठीक है, आपको लगे कि ये संघ विकास करेगा, विकास कर सकता है, विकास कर रहा है, आपको अगर ये लगे कि ये संघ सुख दे सकता है, सुख दे रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं, सब आपस में मिल रहे हैं, मन अच्छा करे, मन पूरी तरह से ठुके, सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाए, मन में कोई संशय ना रहे, तो संघ के दरवाजे सारे समन संघी के लिए खुले हुए हैं। कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, संघों में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। संघ में जो काम करना शुरू करता है वो अपने आप अपने आप अपने आप सबका प्यारा होता चला जाता है, और जैसे ही संघात करता है वो संघ सबकी निगाह से उतर जाता है। जितना काम करेंगे उतना संघ में काम करने के लिए मौका मिलता है, नहीं काम करेंगे तो संघी तो आप हैं ही, इसमें कोई शक नहीं, और अगर विरोध भी करेंगे तो समण तो आप हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि समण होना आपका बर्थ राइट है। समन संघ किसी को समण होने की कोई उपाधि या सर्टिफिकेट नहीं देता और ना ही दे सकता है, क्योंकि व्यक्ति जो पैदा होता है वो समण पैदा होता है, और वो जीवन पर्यंत समण ही रहेगा। वो लाख कोशिश कर ले वमन बनने की, वो नहीं बन सकता, क्योंकि कोई नियम नहीं है समण का वमन बनने में। वैसे ही जो व्यक्ति वमन पैदा हुआ है, वो 10 करोड़ कोशिश कर ले कि वो समण हो जाए, एक क्षण के लिए भी समण हो जाए, वो नहीं हो सकता। जो वमन है वमन रहेगा, जो समण है समण रहेगा। इसको हम इस तरह से समझाते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जब समण थे और जब वो लड़के थे तो समण थे, उनके पिताजी वगैरह सब समण थे, और जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, जो कि एनलाइटमेंट की, जानकारी की सबसे ऊंची डिग्री है, अवस्था है, वो प्राप्त की, वो प्राप्त होने के बाद वो बुद्ध हो गए। पर बुद्ध होने के बाद भी वो समण रहे, और उनके जो दो शिष्य थे, दो सारिपुत्र मोगलयान, वो दोनों के दोनों वमन थे। उनको वे भी अरहत हुए, और अरहत होने के बाद वो दोनों के दोनों वमन रहे। यानी कोई व्यक्ति बुद्ध होने के बाद भी अपनी जो पहली और आखिरी पहचान है बर्थ वाली, समन की, समन सभ्यता की, वो नहीं खत्म कर सकता। वो हो ही नहीं सकती, मरने के बाद भी नहीं हो सकती, मरेगा तो भी जीवन में समण रहेगा। इसलिए समण तो है ही, वो सबका राइट है, उसको समन संघ कभी कॉपीराइट नहीं बोलता। समन संघ कभी नहीं कहता कि भाई समन संघ है इसलिए आप समन हो, नहीं नहीं, आप समन हो इसलिए समन संघ है। अगर आप समन नहीं होते तो फिर समन संघ नहीं होता। तो आपसे समन संघ है, हर एक व्यक्ति जो समन है उससे समन संघ है, चाहे आज काम करने आओ, चाहे 4 महीने बाद आओ, चाहे 4 साल बाद आओ, क्योंकि जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। जितने जुड़ेंगे उतने जीतेंगे, जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे, जैसे जुड़ेंगे वैसे जीतेंगे। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जब जब नहीं जुड़े हैं तब तब हारे हैं। जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे बचेंगे। ये जो हमारा सेंटेंस और कथन है ये पूरी तरह से सिद्ध है। कोई व्यक्ति इस पे जब चाहे जब बहस कर सकता है। हिसार के अंदर हम लोग मिलेंगे 12 और 13 सितंबर में। अपना इंफॉर्मेशन सब दे दें, काफी लोगों के वहां जाने का कंफर्मेशन आ गया है। संघ का आदेश पारित हुआ था हाउस में कि सबको आना है, कोई लूला
कोई लंगड़ा, कोई टांग टूट गई, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कोई बिल्कुल आईसीयू में हो गया, उसके लिए माफी है। पर बहाने की माफी नहीं है। कोई ये कहे जी कि बस नहीं मिल रही, ट्रेन नहीं मिल रही है, खिंच के आओ, रेल में लटक के आओ, बैठ के आओ, एसी में आओ, ट्रक में आओ, कैसे आना है, क्योंकि संघ का आदेश है, आना है तो आना है। इसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। वहाँ एक अच्छी चर्चा होगी, आगे के कार्यक्रम तय होंगे, और एक हाउस भी लगेगा। 13 तारीख को हाउस लगेगा और 22 तारीख को सारी बात चर्चा होगी। शांत मीटिंग रहेगी, गहरी मीटिंग रहेगी, कोई हल्ले वाली मीटिंग नहीं रहेगी। इसलिए गंभीर जितने भी समन संघी है उन सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मेरी बात खत्म हो गई। अगर मेरी बात में किसी कोई खराबी लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदना।